तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है हॉस्पिटल भूतिया। तो आप अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। ये कहानी गांव के एक पुराने और सुनसान अस्पताल पर आधारित है। इस अस्पताल को गांव वालों भूतिया अस्पताल कहते थे। मैं एक सामान्य डॉक्टर आदित्य शर्मा हूँ। मेरी मेडिकल पढ़ाई हाल ही में पूरी हुई है और मुझे पहली मेरी नौकरी एक छोटे से गांव के अस्पताल में मिली है। इस अस्पताल का नाम गौरी अस्पताल है। गांव वाले इसे भूतिया अस्पताल भी कहते हैं, लेकिन मैंने इसे केवल अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत था। हर जगह हरियाली, चिड़ियों की चनचनाहट और गांव वालों की सादगी ने मेरा दिल बिल्कुल ही जीत लिया। आगे पहुंचा। अस्पताल एक गांव के कोने में बना हुआ था। ये एक पुरानी, बड़ी और थोड़ी सी जंजर इमारत थी। दीवारों पर जगह जगह दीवारें थी और छत पर जालों का राज था। दिन में भी अस्पताल के आसपास एक अजीब सा वातावरण रहता था। एक अजीब सी खामोशी रहती थी, कह सकते हैं हम। मेरे स्वागत के लिए वहाँ का मैनेजर, नर्स और कुछ कर्मचारी आए। उन्होंने मुझे अस्पताल की सभ्यता के बारे में समझाया और फिर समझाने के बाद मेरा कमरा दिखाया। ये अस्पताल के ठीक बगल में ही था और कमरा भी उतना ही पुराना लग रहा था जितना हॉस्पिटल था। मतलब उतना ही साथ में ही बने होंगे, मुझे ऐसा लगा। सब शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। मैं मरीजों का इलाज करता और गांव वालों से बातें करता और गांव के माहौल का आनंद लेता। लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। रात के करीब 11 बजे मैं अपनी डायरी लिख रहा था, तभी मुझे अस्पताल की ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झट से अपना कोट उठाया और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल ही शांत था। ना तो कोई मरीज था और ना ही कोई कर्मचारी। लेकिन मुझे क्या पता था, उस खामोशी में एक अजीब और डरावना एहसास छुपा हुआ था। मैंने पूरा अस्पताल देख लिया, लेकिन कुछ भी आसमाने नहीं दिखा मुझे। मैं सोचा ये मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था तो मुझे हॉस्पिटल की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई मुझे ही देख रही थी। मैंने भी उसे ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही मैंने आंख झपकी वह गायब हो गई। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा, क्या ये महज एक संयोग था या इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से परे था। अगली सुबह जब मैं उठा तो रात की घटना को सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया मैंने। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक ये नई जगह का तनाव है और शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैंने सुबह सुबह दिन की शुरुआत मरीजों के इलाज करने से की। गाँव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वह बात करते करते अचानक चुप हो जाते या फिर मेरी बात का सीधा जवाब नहीं देते या देने से बचते थे। दोपहर का समय नर्स रमा ने मुझे एक पुराने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड का एक बड़ा सा फाइल दिखाया। उसने मुझे बताया कि ये रिकॉर्ड पिछले कई सालों से यहाँ ही पड़े हैं, लेकिन इन्हें कभी ठीक से देखा नहीं गया। और मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है हॉस्पिटल की पुरानी चीज़ों को समझने का। रिकॉर्ड खंगालते हुए मेरी नज़र एक पुरानी फाइल पर पड़ी जिस पर नाम लिखा था, और वो नाम सही नहीं था, लेकिन उस पर लिखा था कमरा नंबर 3, शेप केस। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि अब
क्योंकि अब हॉस्पिटल में कमरा नंबर 3 इस्तेमाल में नहीं था। मैंने नर्स से इसके बारे में पूछा तो नर्स रमा ने थोड़ा घबराई हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, कमरा नंबर 3 पिछले 5 सालों से बंद है। वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थी, इसलिए उसे ताला लगा दिया। मैंने पूछा, अजीब घटनाएं? कैसी घटनाएं? नर्स रमा ने नजरें चुराते हुए कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहब, ये सब पुराने वक्त की बात है। अब सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। मैंने नर्स से और सवाल करना ठीक नहीं समझा, लेकिन उस फाइल को अपने पास ही रख लिया। उस शाम जब मैं फाइल पढ़ने बैठा तो उसमें लिखा शब्द मुझे चौंका दिया बिल्कुल ही। वो एक मरीज का केस था जिसका नाम रघु था। फाइल के मुताबिक रघु को अक्सर रात में किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो कहता था कि कमरा नंबर 3 में कोई और है जो मुझे बुला रहा है। रघु के इलाज के दौरान उसके मानसिक स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया और एक दिन वह अचानक ही गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद ही उसी कमरे में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। आखिरकार अस्पताल परेशान ने वहाँ कमरा बंद कर दिया। अभी फाइल पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि बाहर भी कुछ हलचल हो रही है। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो हॉस्पिटल के चौकीदार रामू, जो मुझसे हमेशा ही हंसकर बात करते थे, आज चुपचाप एक पुराने कुएं के पास ही खड़े थे। वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थित ही खड़े थे किसी गहरी ही सोच में डूबे हों। मैंने जोर से आवाज़ दी, रामू भैया, सब ठीक है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बाहर जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा वह अचानक मुड़ा और तेजी से हॉस्पिटल के पीछे की ओर चला गया। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह अपनी मर्जी से नहीं गया हो, बल्कि किसी अदृश्य ताकत की इशारे पर चल रहा हो। वो अपने रूम में चला गया। उस रात भी मैं सो नहीं सका। कमरा नंबर 3 की फाइल और रामू की अजीब हरकतें मेरे दिल और दिमाग पर 100 सवाल और तूफान खड़ा कर दिए थे। मैंने सोचा हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था, लेकिन सवाल था वो क्या है। अगली सुबह मैंने खुद को संभालकर सहज रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर रात की घटनाएं और कमरा नंबर 3 की लगातार बातें घूम रही थी। अब मुझे हॉस्पिटल के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जो वहां आने से पहले बिल्कुल नहीं थी। राउंड के बाद मैंने रमा मैम से पूछा, क्या मुझे कमरा नंबर 3 देखना चाहिए मैम? मुझे लगता है वहाँ कुछ रहस्य है। मैंने नर्स मैम से पूछा। रमा से रमा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, वो कमरा बंद है और वो बंद ही रहना चाहिए। जो लोग उस कमरे में गए हैं उन्हें कभी चैन से नींद नहीं आई। आप नए हैं, इस बातों में मत पड़िए, नर्स रमा ने मुझे कहा। लेकिन उसका डर मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि आज रात उस कमरे का रहस्य बिल्कुल जानकर ही रहूँगा। रात के तकरीबन 12 बजे जब पूरा हॉस्पिटल और चौकीदार सो चुका था, मैं अपने कमरे से बाहर निकला, हाथ में एक टॉर्च लेकर और कमरा नंबर 3 की फाइल लेकर। हॉस्पिटल की खाली गलियों में चलते हुए हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी परछाई के पीछे ही चल रहा हो। जैसे ही मैं कमरा नंबर 3 के पास पहुंचा, मैंने देखा कि दरवाजे पर तो जंग लगा हुआ था। दरवाजे के आसपास भी दीवारें सीलन से काली हो चुकी थी। वहां खड़े होकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कमरे के अंदर कोई ना कोई आदमी या व्यक्ति कोई ना कोई मौजूद हो। ताला तोड़ने के लिए मैंने पास से एक पत्थर उठाया
और जोर से मारा। जैसे ही ताला टूटा, दरवाज़ा हल्की सी चिरचिराहट से अपने आप ही खुल गया। मैं टॉर्च की रोशनी से अंदर झांकने लगा। कमरा तो बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर नाखूनों से दीवारें खुरची हों जोर जोर से। कमरे के एक कोने में लकड़ी का एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। मैं जब बक्से के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैं तभी तेजी से पलटा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। कमरे में सिर्फ मैं और मेरी सासू की आवाज़ थी। अब मैंने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात और एक लाल रंग की डायरी मिली। डायरी के पहले ही पत्र पर लिखा हुआ था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब तुम्हारा सामना भी उसी से होगा। डायरी के अगले पन्नों पर कुछ अजीबो गरीब से चित्र बने हुए थे। एक आदमी की शक्ल बनी हुई थी जिसके पीछे बड़ी बड़ी और काली आंखें थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस आदमी की शक्ल मेरी ही तरह लग रही थी। डायरी पढ़ते ही मुझे कमरे का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। मुझे अचानक इतनी ठंड लगने लगी कि मेरी सांस थमने लगी। कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैं डर गया। मैंने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। बाहर कोई था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ तेज और तेज ही होती जा रही थी। मैं दरवाजे के करीब गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन गलियों में एक चीज़ पड़ी हुई थी। रामू चाचा की टोपी, जो हमारे यहाँ बाहर काम करता था, चौकीदार था। उस रात मैंने डायरी को अपने पास रखा और कमरे को बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और सवाल था, क्या डायरी में लिखी हुई बात सच होने वाली है? क्या डायरी में बने हुए चित्र का कोई मतलब है? और सबसे बड़ी बात, रामू कहाँ गया? उस रात के बाद मैं डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगा। हालांकि उसमें ज़्यादातर अजीबोगरीब चित्र और झलके हुए शब्द थे, लेकिन हर पन्ने पर एक ही बात लिखी हुई थी, कमरा नंबर 3 बंद करें। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है। मुझे लगा कि इस डायरी में इस अस्पताल के बारे में, इसके अतीत के बारे में कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है। मैंने सोचा कि रामू को शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ पता हो, लेकिन मुझे सुबह पता चला कि रामू तो रात से ही गायब है। उसकी टोपी तो कमरा नंबर 3 के पास से मिली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। उस दिन मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को और भी गहराई से खंगालना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल के पिछले कुछ सालों से कई लोग लापता हो चुके हैं। हर बार एक ही पॉइंट दिखता, लोग या तो कमरा नंबर 3 के आसपास से देखे जाते थे, या फिर उन्हों के कोई किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहा था। एक फाइल में मैंने पाया तभी कि रघु का गायब होना अकेले मामला नहीं, और भी कई लोग कमरा नंबर 3 के अंदर से गायब हो चुके थे। उनमें से कोई आज तक वापस नहीं लौटा, लेकिन ये रिकॉर्ड ने मेरी सांसें रोक दी। उसमें लिखा हुआ था कि हॉस्पिटल के निर्माण के समय ये जगह पहले एक पुराना मंदिर हुआ करती थी। उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ किसी प्राचीन शक्ति को कैद किया गया था। मंदिर को तोड़कर ही अस्पताल बनाया गया था। शाम को जब मैं हॉस्पिटल से बाहर गांव को गया तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ था। गांव वाले लोग सभी के सभी मुझसे नजरें चुरा रहे थे। जब मैंने कुछ बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब,
उस हॉस्पिटल में ज़्यादा गहराई तक मत जाएं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाएं, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने पहले भी बहुत लोगों को खो दिया है। उनकी बातें रहस्य को और भी गहरा कर रही थीं। जब मैंने उनसे रामू के बारे में पूछा तो उन्होंने सब इतना ही कहा, बस अगर वो कमरा नंबर 3 के पास गया है तो अब उसकी वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। उस रात मैंने डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता रहा मुझे एक अजीब सा बेचैनी होने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उस पन्ने से हल्की खून की बूंद रखी हुई थी। टॉर्च की रोशनी से मैंने देखा ध्यान से, तो पन्नों पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे थे। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य हाथ उनको लिख रहा हो। वो शब्द थे, कमरा नंबर 3 के पास कभी मत आना, जो भी सच्चाई जानेगा उसको सजा होगी। अभी हॉस्पिटल की गलियों से फिर से वही खटखटाने की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार वह आवाज़ एक अजीब सी और डरावनी थी। मैं समझ गया था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। मैं टॉर्च लेकर कमरे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, खटखटाने की आवाज़ और तेज होती रही। दरवाजे के नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्के से छुआ तो वह अपने आप खुल गया, लेकिन कमरे के अंदर का दृश्य इस बार बिल्कुल ही अलग था। इस बार फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से ही लिखा हो। इस बार कमरे में रखे हुए बक्से से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बक्से के करीब गया, लेकिन जैसे ही मैंने उस बक्से को खोलने की कोशिश की, मेरे हाथ बिल्कुल ही सुन्न हो गए। पहले उस बक्से पर धातु की प्लेट नहीं थी, लेकिन इस बार उस बक्से पर धातु की प्लेट थी, जिस पर लिखा हुआ था, तुमने इसे छुआ है तो अब इसे रोकने की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ, आज के बाद इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। रोने की आवाज़ बिल्कुल कम हो गई, बंद ही हो गई, और पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कमरा नंबर 3 अब मेरे लिए एक पहेली बन चुकी थी। डायरी, गायब लोग और सबसे बड़ी बक्से के अंदर छिपा हुआ राज। हर चीज़ मुझे हॉस्पिटल के अतीत से जोड़ रही थी, लेकिन अब सवाल ये था कि मैं इन सब का सामना कैसे करूं। उस रात जब मैंने फिर से कमरा नंबर 3 के अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ। कमरे के हर कोने से एक अजीब सी बोलने की आवाज़ आ रही थी। दीवारों पर लिखे हुए वो शब्द जो नाखून से लिखे हुए थे अचानक चमकने लगे, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। कमरे के बीचों बीच रखे से हल्की सी धुंध निकल रही थी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी। मुझे सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत होने लगी। तभी बक्से से किसी की रोने की आवाज़ तेज हो गई। इस बार मैं डर गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में पता नहीं अचानक कहाँ से हवा तेज हो गई, क्योंकि कमरा तो चारों तरफ से बंद था, और एक परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई एक इंसान की आकृति जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत काली थीं और बाल हवा से डह लहर थे। वह मुझे घूरते हुए बोली, तुमने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम सच्चाई जान चुके हो, लेकिन इसे कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हुआ है? मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत कर कर पूछा, लेकिन परछाई ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वह आत्मा धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी, मुझसे जैसे एक थां से खड़ा हुआ
मेरे कदम जैसे एक थां पर जम गए थे। खड़ा हुआ था, मैं चाहकर भी वहाँ से हिलजुल नहीं पा रहा था। अचानक वह आत्मा बक्से के अंदर समा गई और कमरे में सब कुछ शांत हो गया। उस शांत माहौल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी मैंने दरवाजे की ओर देखा, किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर निकला। मैंने उसी वक्त ये फैसला किया कि मुझे इसे जगह को छोड़ना होगा। हॉस्पिटल के हर कोने से मुझे अब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। गलियारों से चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दीवारों से ही देख रहा है और मुझे पीछा मेरा कर रहा है। जब मैं हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा तो वहां अचानक रामू खड़ा हुआ था, लेकिन वह रामू जैसा नहीं लग रहा था। रामू की आंखें नहीं थी, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ये कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे गेट खोल कर बाहर दौड़ लगाई। पीछे से रामू की आती हुई आवाज़ और खिड़कियों से आती हुई परेशानियों की चीखने की आवाज़ मुझे तेज भागने के लिए और मजबूर कर दिया। अब ये 10 साल पुरानी बात है। मैं इस डायरी में अपनी 10 साल पुरानी कहानी लिख रहा हूँ। रात की ट्रेन पकड़कर हॉस्पिटल छोड़कर दिल्ली आ गया और फिर कभी उस गांव की ओर नहीं गया। लेकिन इस सच्चाई से मैं आज तक भाग ही नहीं पाया। आज भी हर रात मुझे कमरा नंबर 3 और उसमें से निकली परछाई के सपने आते हैं। वो परछाई इतनी भयानक थी कि आज भी मुझे डर लगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो डायरी जो मैंने उस कमरे से ली थी, रात ही कहीं खो गई, लेकिन उसके शब्द आज भी मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं। हॉस्पिटल के बाद के बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन कुछ समय पहले मैंने ये खबर सुनी कि वह जगह अब पूरी तरह खंडर बन चुकी है। वो गांव के लोग उसे छोड़कर कहीं और बस गए हैं। मुझे नहीं पता कि जो कुछ मैंने देखा वो सब हकीकत थी या मेरा वहम, लेकिन एक बात पक्की है, उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे है। इस बार मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, अगर कोई भी इस डायरी को पढ़े तो कभी भी गौरी हॉस्पिटल मत जाए, क्योंकि वहाँ सब अब भी कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और डरावनी कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इससे भी खतरनाक और सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी में। ओके।